द गिफ्ट ऑफ इंडिया इज़ रिटन बाय सरोजिनी नायडू। ये पोएम 1915 में लिखी गई थी। इसका मतलब है कि उस टाइम वर्ल्ड वार वन चल रहा था। इंडिया से भी 1 मिलियन मतलब 10 लाख सोल्जर्स को ब्रिटिश की तरफ से लड़ने के लिए भेजा गया था। अब ये पोएम बेसिकली एक होमेज है उन सोल्जर्स के लिए जो इस वार में लड़े और शहीद भी हो गए थे। तो चलिए मैं जल्दी से एक एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ लाइन वाइज इस पोएम का। Is there aught you need that my hands withhold, rich gifts of raiment or grain or gold? इस पोएम की नरेटर है इंडिया। इंडिया इज पर्सोनिफाइड एज मदर इंडिया। तो मदर इंडिया कहती हैं दुनिया से कि क्या ऐसी कौन सी सैक्रिफाइस है जो मैंने नहीं दिया आज तक। अपने यहाँ की रेमेंट मतलब क्लोथिंग, रेमेंट, ग्रेन मतलब अनाज और गोल्ड मैंने सब कुछ दिया। लो I have flung to the east and the west, priceless treasures drawn from my breast. वो कहती हैं कि ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज में मैंने अपने प्राइसलेस ट्रेजर्स ऐसे ही दे दिए। And yielded the sons of my stricken womb. यहाँ पर sons of stricken womb सोल्जर्स को कहा गया है, वो सोल्जर्स जो वर्ल्ड वार वन में ब्रिटिशर्स के लिए लड़े थे। उन्होंने कहा to the drum beats of duty, the sabers of doom. केओस वार, किसी और की वार के लिए हमने अपने यहाँ की यूथ को भेज दिया ताकि दुनिया में सुख और शांति बनी रहे। Gathered like pearls in their alien graves, silent they sleep by the Persian waves. यहाँ पर वर्ल्ड वार वन में 10 लाख सोल्जर्स को, इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटिशर्स के लिए इधर उधर लड़ने के लिए भेजा गया था। अब वार में जब गए तो उसमें से बहुत सारे सोल्जर्स शहीद हो गए। 75,000 सोल्जर्स इंडिया के शहीद हो चुके थे। तो यहाँ पर उनको कहा गया गैदर्ड लाइक पर्ल्स इन देयर एलियन ग्रेव्स। पर्ल्स मतलब मोतियों की तरह अपने एलियन ग्रेव्स में थे। क्योंकि अपने मदरलैंड में वो नहीं मरे तो उनकी जहाँ भी कब्र बनी वो उनके लिए एलियन लैंड था, उसके लिए कहा गया एलियन ग्रेव्स। साइलेंट दे स्लीप बाय द पर्शियन वेव्स। अब पर्शियन वेव्स का मतलब यहाँ पर ये है कि पर्शिया में एक ऑटोमन एम्पायर था, तो वर्ल्ड ब्रिटेन की उससे भी लड़ाई चल रही थी, जिसकी वजह से इंडियंस को वहाँ भी लड़ने के लिए भेजा गया था। तो जो जवान वहाँ शहीद हुए उनके लिए कहा गया साइलेंट दे स्लीप बाय द पर्शियन वेव्स। स्कैटर्ड लाइक शेल्स ऑन द इजिप्शियन सैंड्स। अब इजिप्ट है अफ्रीका में और अफ्रीका में भी लड़ाई चल रही थी, तो जो भी जवान वहाँ शहीद हुए, जो सोल्जर्स वहाँ शहीद हुए, उनको कहा गया स्कैटर्ड लाइक शेल्स ऑन द इजिप्शियन सैंड्स, दे लाई विथ पेल ब्रोज एंड ब्रेव ब्रोकन हैंड्स। उन्होंने अपने पूरी ब्रेवरी, अपने पूरे करेज से लड़ाई की, लेकिन वहाँ पर वार में कहाँ केयर करता है कोई किसी की। तो वो लोग की पेल ब्रोज, खाने पीने की कमी की वजह से, और जो वार से चोटें लगती हैं, ब्रोकन हैंड्स और फ्रैक्चर्ड लिम्स, वो लोग थे वहाँ पर। दे आर strewn लाइक ब्लॉसम्स मोन डाउन बाई चांस। वो लोग उन ब्लॉसम्स की तरह हैं जो बहुत ही अनफॉर्चुनेटली कुचले जाते हैं। अब उनको इससे रिलेट किया गया जैसे कोई आप गार्डन में जाओ और किसी भी फ्लावर को ऐसे ही तोड़ लो, तो उस फ्लावर की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसकी वो एक अनफॉर्चुनेट डेथ थी। बिल्कुल उसी तरह इंडिया बिना किसी से लड़ाई किए, बिना किसी और की वार के लिए अपने जवानों को शहीद कर दिया, अपने लैंड की यूथ्स को भेज दिया ऑन द ब्लड ब्राउन मीडोज ऑफ फ्लैंडर्स एंड फ्रांस। फ्लैंडर्स बेल्जियम में एक रीजन है और फ्रांस, वहाँ की मीडोज़ में भी लड़ाई हुई और वो पूरे खून से सन गई। वहाँ पे बहुत सारे लोगों की ग्रेव है। इस स्टैंजा से यही समझाया गया था कि इंडिया के लोग पर्शिया में भी लड़े, इजिप्ट में भी लड़े, बेल्जियम और फ्रांस में भी लड़े, जबकि उनकी किसी से वार नहीं थी। इससे ज़्यादा सैक्रिफाइस मदर इंडिया क्या कर सकती थी। Can you measure the grief of the tears I weep, or compass the woe of the watch I keep? Grief of the tears I weep का मतलब यहाँ पे मदर इंडिया उन सारी माँओं के बिहाफ से बोल रही हैं जिन्होंने वार में अपने बेटों को खोया था। और compass the woe of the watch I keep, ये पोएम 1915 में लिखी गई थी। इसका मतलब है वर्ल्ड वार वन अभी भी चल रही थी। तो वो कहती हैं कि क्या तुम कैलकुलेट कर सकते हो मैं किस तरह से अपने बेटों को वापस आने का इंतज़ार कर रही हूँ। वो का मतलब होता है दुख,
किस दुख के साथ वेट कर रही हूँ, और द प्राइड दैट थ्रिल्स थ्रू माई हार्ट्स डिस्पेयर, एक अलग सी प्राइड मेरे दुखी मन से भी गुजरती है कि मेरे बेटे कितने ब्रेवली लड़े। एंड होप दैट कम्फर्ट्स द एंग्विश ऑफ माई प्रेयर, और एक सोल होप कि वो वापस ज़रूर आएंगे, आज भी मुझे जिंदा रखती है। And the far sad glorious vision I see of the torn red banners of victory. Far sad glorious vision का मतलब ये है कि 1915 में ये सब ऐसा देखने के बाद पोएट का कहना है कि इंग्लैंड की जीत उन्हें ज़रूर दिखाई देती है कुछ लॉन्ग टर्म में, लेकिन किसके बल पे, क्या देके? टॉर्न रेड बैनर्स ऑफ विक्ट्री। टॉर्न रेड बैनर्स का मतलब है इतने लोगों का खून बहने के बाद ऐसी विक्ट्री मिलेगी। When the terror and tumult of hate shall cease and life be refashioned on anvils of peace. अब पोएट कहती हैं कि जब वार ख़त्म हो जाएगी और वार का टेरर और केओस ख़त्म हो जाएगा, तब लाइफ एक बार फिर से एनवल्स ऑफ पीस मतलब पीसफुली वापस पुराने जैसी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। एंड योर लव शैल ऑफर मेमोरियल थैंक्स टू द कॉमरेड्स हु फॉट इन ये डॉन्टलेस रैंक्स। एंड एक बार जब वॉर ख़त्म हो जाती है तो कंट्री अपने मार्टर्ड सन्स को, मतलब जो लोग शहीद हो गए, शहीद सोल्जर्स को एक मेमोरियल थैंक्स देती है, एक होमेज पे करती है। तो वो इंग्लैंड से ये कहती हैं कि जब ख़त्म हो जाएगी वार और तुम अपने सोल्जर्स को होमेज दोगे, तो इंडियन सोल्जर्स को मत भूल जाना, क्योंकि उन्होंने बहुत करेजियसली कंधे से कंधा मिलाकर इस वार में साथ दिया था। And you honor the deeds of the deathless ones. Remember the blood of my martyred sons. हम लोगों को ना भूल जाएं, क्योंकि इंडिया ने ब्रिटेन का पूरा साथ दिया था। उसमें 75,000 सोल्जर्स शहीद हो गए थे। तो पोएट का यही मानना है कि जल्दी से जल्दी जब वापस से सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगी तो हमारी सैक्रिफाइस को भी ऑनर किया जाएगा।